महाराष्ट्र के अकोला में हुई हिंसा में एक की मौत। पुलिस ने उपद्रवियों पर की रबर बुलेट से फायरिंग। पूरे जिले में इंटरनेट बंद। धारा 144 लागू। बलौदा बाजार में भीषण सड़क हादसा। ट्रक पिकअप की भिड़ंत में 6 लोगों की मौत, 25 घायल। मरने वालों में 5 महिलाएं शामिल। कर्नाटक सीएम के चेहरे पर आज लग सकती है मोहर। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर छोड़ा गया फैसला। आलाकमान ने सिद्धारमैया को दिल्ली बुलाया। सामना में मोदी शाह पर हमला। सामना में मोदी शाह पर किया हमला। लिखा कर्नाटक में नहीं चला नकली हिंदुत्व। ऑपरेशन लोटस को जनता ने कुचला। यूपी निकाय में आपकी एंट्री से गदगद पार्टी। कहा केजरीवाल के काम की राजनीति का समर्थन। यूपी प्रभारी संजय सिंह ने जनता का जताया आभार। बॉक्स ऑफिस पर तूफान बनी द केरला स्टोरी। संजय को भी किया रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन। सुप्रीम कोर्ट में आज बैन वाली याचिका पर सुनवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर दिल्ली से, जहां पर कर्नाटक में सीएम चेहरे पर सस्पेंस बरकरार है। सिद्धारमैया ने आलाकमान को रास्ता सुझाया है। पहले 2 साल मुझे सीएम और 3 साल डीके शिव कुमार को। सीएम की रेस में कई और नाम भी शामिल। अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सुझाव भी अब सुझाए जाने लगे हैं। सीएम की रेस में कई और नाम भी शामिल। सिद्धारमैया को खड़गे ने दिल्ली बुलाया। डीके शिव कुमार आज नहीं जाएंगे दिल्ली। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर, उन्होंने कहा कि पहले 2 साल के लिए मुझे सीएम बनाया जाए। सिद्धारमैया की ओर से कहा गया बाकी 3 साल के लिए डीके शिव कुमार को मौका दिया जाए। इस तरह के सुझाव भी सामने आने लगे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ जहां सीएम पद को लेकर पोस्टर वॉर भी कर्नाटक में शुरू हो चुका है। एक तरफ सिद्धारमैया के समर्थकों ने पोस्टर चस्पा कर दिए, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि डीके शिव कुमार के समर्थकों ने भी पोस्टर्स लगा दिए हैं और लगातार उन्हें सीएम बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल खड़गे ने सिद्धारमैया को दिल्ली बुलाया है। लेकिन आज डीके शिव कुमार दिल्ली नहीं जाएंगे। सूत्रों के हवाले से ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। तो ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली से खबर है कर्नाटक में सीएम चेहरे पर सस्पेंस बरकरार बना हुआ है। तो कर्नाटक में सीएम चेहरे पर सस्पेंस बरकरार। सिद्धारमैया ने आलाकमान को सुझाव भी दिया। पहले 2 साल मुझे सीएम, 3 साल डीके शिव कुमार को मौका देने की बात कही है। सीएम की रेस में और भी कई नाम शामिल होने की बात सामने आई है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पहले 2 साल मुझे सीएम और 3 साल डीके शिव कुमार को मौका देने की बात कह रहे हैं। तो ये आम जानकारी आपको बता दें। सीएम की रेस में कई और नाम भी शामिल। तो सीएम की रेस में कई और नाम भी शामिल और सिद्धारमैया को खड़गे ने दिल्ली बुलाया है। अहम जानकारी आपको बता दें। और कर्नाटक का सीएम कौन, अब इसको लेकर सस्पेंस बरकरार। सीएम पर सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर किसे इस बार पार्टी जो है वो मौका देने वाली है। हालांकि दोनों ही नेताओं की बात करें तो जमीन पर उतरकर पार्टी के लिए काम किया, पार्टी की बातों को जनता तक पहुंचाया, जिसके चलते अब पार्टी के सामने भी असमंजस की स्थिति कि आखिर सीएम की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी और कौन होगा कर्नाटक सीएम, ये बड़ा सवाल है। हालांकि अब सिद्धारमैया की ओर से सुझाव भी दिए जाने लगे हैं। उन्होंने कहा कि पहले 2 साल मुझे सीएम बनाया जाए और बाकी के 3 सालों के लिए डीके शिव कुमार को मौका दिया जाए। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और ये बड़ी जानकारी, जहां पर सीएम की रेस में कई और नाम भी शामिल हैं। कई और नाम भी इस रेस में शामिल हैं और सिद्धारमैया को खड़गे ने दिल्ली बुलाया है। हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि फिलहाल आज डीके शिव कुमार दिल्ली नहीं जाएंगे। तो ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। डीके शिव कुमार आज दिल्ली नहीं जाएंगे, ये जानकारी सामने आई है। और अहम खबर, पहले 2 साल मुझे सीएम, 3 साल डीके शिव कुमार को सीएम बनाए जाने की बात सामने आई है और ये सुझाव सामने आ रहा है। सीएम की रेस में कई और नाम भी शामिल होने बताए जाते हैं। तो कई और नाम भी, पहले 2 साल मुझे सीएम, 3 साल डीके शिव कुमार को सीएम बनाए, ऐसा सुझाव भी दिया गया है। हालांकि कर्नाटक का सीएम कौन होगा, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी, जहां पर अब कर्नाटक का सीएम कौन, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। सीएम की रेस में कई और नाम भी शामिल हैं। सीएम की रेस में कई और नाम भी शामिल। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां सीएम पद के उम्मीदवार को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार। सिद्धारमैया को खड़गे ने दिल्ली बुलाया है, लेकिन आज डीके शिव कुमार दिल्ली नहीं जाएंगे। सूत्रों के हवाले से ऐसी भी खबर मिली है। और दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर कर्नाटक का सीएम कौन, इसको लेकर सस्पेंस। सिद्धारमैया ने आलाकमान को रास्ता सुझाया है। सीएम की रेस में कई और नाम भी शामिल हैं। फिलहाल ये अहम खबर आपको बता दें, जहां पर सीएम की रेस में कई और नाम शामिल। पहले 2 साल के लिए मुझे सीएम और 3 साल के लिए डीके शिव कुमार को मौका दिए जाने की बात सामने आई है। और इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे। खास आपको बता दें कि लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रवेश शर्मा हमारे साथ में है, दिल्ली से हमारे संवाददाता हैं, और साथ ही श्रीकांत काकतीकर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रवेश शर्मा का पहले रुख कर लेते हैं। प्रवेश जी, आपने देखा कि कर्नाटक में किस तरीके से कांग्रेस की जीत हुई है और भव्य जीत माना जा रहा है, लेकिन अब कांग्रेस के सामने बड़ी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि दोनों बड़े नेता हैं और दोनों ने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बहुत मेहनत की, जमीनी स्तर पर उतरकर कांग्रेस की बात जनता तक सीधे तौर पर पहुंचाई है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किस पर विश्वास दिखा सकती है, सिद्धारमैया या फिर डीके शिव कुमार? ये जो सुझाव मिल रहे हैं, क्या इन पर भी अमल में आया जा सकता है? जी जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं। जी, प्रवेश जी की आवाज नहीं आ रही है। हमारे साथ में श्रीकांत जी। प्रवेश जी बोलिए। जी जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कल कांग्रेस के विधायक दल की बैठक हुई थी और जिसमें ये फैसला लिया गया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो इस बात का फैसला करेंगे कि मुख्यमंत्री कर्नाटक का कौन बनेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो रेस में चल रहे हैं वो 2 नाम है, एक सिद्धारमैया का है, दूसरा डीके शिव कुमार का है। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि इसमें 1-2 नाम और शामिल हो सकते हैं और बताया जा रहा है कि आज इस बात पर जो है मोहर लग जाएगी और फैसला हो जाएगा कि कर्नाटक का सीएम कौन बनेगा। बिल्कुल, यानी आज कहीं ना कहीं आज की जो मुलाकातें हो रही हैं काफी अहम इनको माना जा रहा है। हमारे साथ में श्रीकांत साहब है, वरिष्ठ पत्रकार है, कर्नाटक से जुड़े हुए हैं। श्रीकांत साहब, आपको क्या लगता है इस बार किसे मौका दिया जाएगा और कहीं ऐसा ना हो कि नेताओं में नाराजगी हो जाए जिसके चलते कहीं कोई समस्या आ जाए? वैसे देखा जाए तो चुनाव से पहले भी सिर्फ 2 ही नाम सीएम पद के लिए आगे थे, वो थे सिद्धरामैया जी और डीके शिव कुमार। अभी कुछ नाम जो आ रहे हैं जैसे कि एमबी पाटिल, परमेश्वर हेगड़े, डी परमेश्वर, उनके भी नाम आ रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी सीएम का चयन होना है वो 2 ही नामों पे आखिर में तय है, वो है सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार। एक नया फार्मूला सामने आ रहा है, जैसे कि आपने भी बताया कि 3 साल और 2 साल का एक नया फार्मूला आ रहा है, उसके ऊपर भी बहुत बड़ी चर्चा हुई है। कल रात को जो विधायक दल की जो मीटिंग हुई है उसमें देखा जाए इस चुनाव में, चुनाव से पहले भी सिद्धरामैया एक मास्क लीडर है। जैसे कि बीजेपी में येडियुरप्पा जी कर्नाटक का एक मास्क लीडर, एक बड़ा चेहरा है, वैसे ही कांग्रेस का कर्नाटक का सबसे बड़ा चेहरा रहेगा तो सिद्धरामैया जी, वो मास्क लीडर है। लेकिन दूसरी बात यह है कि डीके शिव कुमार जी, जिन्होंने कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मेहनत की है, वो बड़ी मेहनत की है। बिल्कुल ऐसे में देखिए, सबसे बड़ी असमंजस की स्थिति पार्टी के शीर्ष कमान के लिए है, जिनको फैसला लेना है। लेकिन जानकारी ये भी है श्रीकांत साहब कि आज सिद्धारमैया को बुलाया गया, जबकि डीके शिव कुमार नहीं जा रहे हैं। ये सब संदेश आखिर क्या दे रहा है? नहीं, पहले नाम के ऊपर तो सिद्धरामैया ही है। हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ ना कि सिद्धारमैया को आज दिल्ली बुलाया गया है, खड़गे साहब ने बुलाया है। जैसे घूमना वैसे घूम लेना। ये करीबन तय हुआ है कि सिद्धरामैया पहली पसंद है कांग्रेस की, क्योंकि यहाँ से जो लिंगायत वोट्स, जो लिंगायत सीट्स आए हैं उसमें से लिंगायत सीट्स 39 है जो उम्मीदवार चुन के आए हैं, वक्त लिंग के 21 है, और जो दलित लोग है उनका ये है कि सिद्धरामैया सीएम बने, ऐसा उनका ये चला है।
लेकिन श्रीकांत साहब आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी की पहली पसंद सिद्धार्थ मैया है, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि खुद सिद्धार्थ मैया कुछ सुझाव दे रहे हैं पार्टी को, और वो ये है कि 2 साल के लिए मुझे सीएम बना दीजिए, बाकी आगे 3 सालों के लिए डीके शिव कुमार को मौका दीजिएगा। क्या लगता है कि इस तरह के सुझावों पर क्या डीके शिव कुमार राजी हो सकते हैं? क्योंकि पोस्टर वॉर आपके नेताओं के बीच में, समर्थकों के बीच में शुरू हो चुका है, सबके समर्थक पोस्टर लगा रहे हैं। ऐसे में क्या डीके शिव कुमार को ये फैसला स्वीकार होगा, या इस तरह के सुझाव पर विचार विमर्श पार्टी करेगी? चुनाव से पहले ही दोनों में। हाँ फोन हो गया लाइव जी श्रीकांत साहब। नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई मनमुटाव नहीं करेंगे। हाँ उन्होंने एक साथ लड़कर ये कर्नाटक में कांग्रेस ने डिबेट ले रखा है इसको। इस बार सीएम सिद्धरामैया जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, ये मेरा आखिरी चुनाव है, तो इसलिए कांग्रेस उनको पहली पसंद मान रही है, क्योंकि वो आखिरी टर्म है इनका। डीके शिव कुमार के लिए बहुत आगे दिन है, उनको बहुत चांस मिलने वाले हैं। इससे बेहतर है कि सिद्धरामैया जी को सबसे पहली पसंद तो उनकी है। वैसे देखा जाए तो एक जानकारी, कल रात को जो विधायक दल की जो बैठक हुई थी, 70 लोगों डीके शिव कुमार को पसंद दी है। 70 लोगों ने डीके शिव लोगों ने डीके शिव कुमार जी के नाम को, लेकिन हाईकमान सिद्धरामैया को पसंद दे रहे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, और प्रवेश आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो यह आम खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर कर्नाटक का सीएम कौन, इसको लेकर सस्पेंस लगातार तो यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर कर्नाटक का सीएम कौन, इसको लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार है, और सिद्धार्थ मैया ने एक तरफ आलाकमान को रास्ता सुझाया है, तो वहीं दूसरी ओर डीके शिव कुमार के समर्थक क्या इस सुझाव पर सहमति जताएंगे, क्या वो मान जाएंगे, इस सब को लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। हालांकि विधायक दल का नेता कौन होगा और मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी किसको मिलेगी, ये बड़ा सवाल है, और फिलहाल इसी पर लगातार नजर बनी हुई है। अलग अलग जगहों से लोग हमारे साथ में जुड़े थे, हमने ये भी देखा, और यही ज्यादातर लोगों का मानना है कि सिद्धार्थ मैया पार्टी की पहली पसंद है। ऐसे में सिद्धार्थ मैया को अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार के समर्थकों में नाराजगी होगी। डीके शिव कुमार ने भी इस बार कांग्रेस पार्टी के लिए कड़ी मेहनत कर पार्टी को किस मुकाम पर पहुंचाया, यह हम सबसे छिपा नहीं है। हमने देखा नतीजों में उसका साफ असर देखने को मिला है, लेकिन अब किस राह पर यह संशय जो है वो आगे बढ़ता है और किस तरह से स्पष्ट होता है, इसको लेकर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। ये अहम खबर आपको बता दें कि आखिर कर्नाटक का सीएम कौन, इसको लेकर सस्पेंस अब तक बना हुआ है। और पहले 2 साल मुझे सीएम, फिर 3 साल के लिए डीके शिव कुमार को मौका दिया जाए, ये एक ऐसा सुझाव है जो खुद सिद्धार्थ मैया ने सुझाया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के आलाकमान इस सब पर क्या फैसला लेते हैं, ये बड़ा सवाल होगा। दिल्ली से खबर, कर्नाटक में सीएम चेहरे पर सस्पेंस बरकरार है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां पर महाराष्ट्र के 2 जिलों में बिगड़े हालात। अकोला के बाद अहमदनगर में भड़की हिंसा, धार्मिक जुलूस पर जमकर की गई पत्थरबाजी, बवाल में 8 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं और 50 को गिरफ्तार किया गया है। और अकोला के बाद अहमदनगर में हिंसा भड़की है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर हिंसा भड़कने से धार्मिक जुलूस पर बताया जा रहा है जमकर पत्थरबाजी की गई, ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और बवाल में 8 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं, जबकि 50 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो ये आम खबर, महाराष्ट्र के 2 जिलों में हालात बिगड़े हैं। अकोला के बाद अहमदनगर में भड़की हिंसा और धार्मिक जुलूस पर जमकर की गई पत्थरबाजी, धार्मिक जुलूस पर जमकर पत्थरबाजी की गई। बवाल में 8 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं, जबकि अन्य 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र के 2 जिलों में हालात बिगड़े हैं। तो महाराष्ट्र के 2 जिलों में बिगड़े हालात, तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। अकोला के बाद अहमदनगर में हिंसा भड़क गई है
और धार्मिक जुलूस पर जमकर पत्थरबाजी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर जो हालात हैं वो किस हद तक बिगड़ गए और महाराष्ट्र के 2 जिलों में हालात बिगड़े हैं। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अकोला के बाद अहमदनगर में भड़की हिंसा। धार्मिक जुलूस पर जमकर की गई पत्थरबाजी। बवाल में 8 पुलिसकर्मी जख्मी जबकि 50 गिरफ्तार। महाराष्ट्र के 2 जिलों में बिगड़े हालात। शहर में तैनात की गई है। बाहर से भी इसके लिए हमें रेनफोर्समेंट मिल गया है और जल्द ही शहर में सिचुएशन रिस्टोर हो जाएगी। सर, क्या धारा 144 लगा दी गई? यस, शहर में अभी धारा 144 लगाई गई है, जिसमें लोगों को बाहर न घूमने के लिए, बिना वजह बाहर न घूमने के लिए बताया गया है और लोग इसका पालन करेंगे। ना किया जाए तो उसके ऊपर पुलिस कठोर कार्रवाई एक्शन लेगी। इसलिए मेरे सभी नागरिकों से आह्वान है कि अपने अपने घरों में रहे, शांति रखे, किसी भी अफवाहों के ऊपर ध्यान न दे। कोई भी चीज़ आपके नज़र में आती है तो तुरंत आप पुलिस प्रशासन को बताइए और प्रशासन को सहकारी किए। शहर में तैनात की गई है। बाहर से भी इसके लिए हमें तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर हालात किस कदर बिगड़े हुए थे। अकोला के बाद अहमदनगर में भी हिंसा भड़क गई। हालांकि धार्मिक जुलूस पर पत्थरबाजी के बाद ये पूरा मामला बढ़ गया और धार्मिक जुलूस पर जमकर पत्थरबाजी हुई थी, जिसके बाद हालात किस कदर बेकाबू हो गई। ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इस सारे बवाल में 8 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए जबकि 50 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र के 2 जिलों में बिगड़े हालात। तो महाराष्ट्र के 2 जिलों में हालात बिगड़े नजर आया। अकोला के बाद अहमदनगर में हिंसा भड़क गई। तो फिलहाल ये अहम खबर, धार्मिक जुलूस पर जमकर पत्थरबाजी की गई है। बवाल में 8 पुलिसकर्मी जख्मी जबकि 50 को गिरफ्तार कर लिया गया है और महाराष्ट्र के 2 जिलों में हालात बिगड़े हुए नजर आए हैं। तो महाराष्ट्र के 2 जिलों में बिगड़े हालात। अकोला के बाद अहमदनगर में भड़की हिंसा। तो अकोला के बाद अहमदनगर में भड़की हिंसा और धार्मिक जुलूस पर जमकर हुई पत्थरबाजी और बवाल में 8 पुलिसकर्मी जख्मी, 50 गिरफ्तार हुए हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, महाराष्ट्र के 2 जिलों में बिगड़े हालात। अकोला के बाद अहमदनगर में भड़की हिंसा, धार्मिक जुलूस पर जमकर पत्थरबाजी हुई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बवाल में 8 पुलिसकर्मी जख्मी और 50 को गिरफ्तार किया गया है। 50 लोगों की लगभग गिरफ्तारी हुई है। महाराष्ट्र के 2 जिलों में हालात बिगड़ने से किस कदर यहां पर हंगामा हो गया, ये इन तस्वीरों में आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर महाराष्ट्र के 2 जिलों में हालात बिगड़ गए और इन तस्वीरों को देखकर आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस कदर बेकाबू होते हुए दिखाई दिए हैं। अकोला के बाद अहमदनगर में हिंसा भड़क गई है। धार्मिक जुलूस पर जमकर पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद आप देखिए कई जगहों पर आग तक लगा दी गई। महाराष्ट्र के 2 जिलों में हालात बिगड़े, जमकर बवाल हुआ। इस बवाल में 8 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए जबकि 50 फिलहाल लोगों की गिरफ्तारी की बात सामने आई है। 50 लोगों को लगभग गिरफ्तार किया गया है। ये आम खबर आपको हम बता दें। और अकोला के बाद अहमदनगर में भड़की हिंसा। तो अकोला के बाद अहमदनगर में भड़की हिंसा, धार्मिक जुलूस पर जमकर की गई पत्थरबाजी। और फिलहाल ये अहम खबर, महाराष्ट्र के 2 जिलों में हालात बिगड़े।
महाराष्ट्र के 2 जिलों में हालात बिगड़े हैं। अकोला के बाद अहमदनगर में भड़के हिंसा। हमारे साथ हमारे संवाददाता चंद्रभान जुड़ चुके हैं। चंद्रभान, तस्वीरें साफ तौर पर बयान कर रही हैं कि हम देख पा रहे हैं कई जगहों पर आग तक लगा दी गई है। बवाल इतना ज्यादा हुआ कि 8 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। फिलहाल कैसे ये पूरा मामला इतना बढ़ गया और क्या कुछ था पूरा मामला, विस्तार से बताइए। हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी। ये इंस्टाग्राम में एक पोस्ट किया गया था धर्मगुरु के बारे में जी, उसी पोस्ट के कारण अकोला में 2 समुदाय में ये बवाल हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन कहा यह जा रहा है चंद्रभान जी कि जिस तरीके से धार्मिक जुलूस निकाला जा रहा था उस पर भी पत्थरबाजी हुई है। किसने पत्थरबाजी की, क्या वजह थी, इस सब को लेकर क्या जानकारी है? जी जी जी, जो धार्मिक जुलूस निकाले जा रहे थे दूसरी की तरफ से उसी इंस्टाग्राम की वजह से। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, उसी वजह से धार्मिक जुलूस के ऊपर पथराव हुआ। पथराव होने के कारण ये पथराव आगे चल के दंगा का रूप ले लिया है। तो वहां की जो कलेक्टर है अकोला की, नीमा अरोड़ा, हाँ, उन्होंने सख्त आदेश दिए हैं कि जो भी दंगाई हो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अब तक 26 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कलेक्टर ने धारा 144 लागू कर दिया है। फिलहाल हालात कैसे हैं वहां पर? फिलहाल हालात कैसे हैं? हालात अभी काबू में है। प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रही है। हाँ, क्या पत्थरबाजी करने वालों पर कोई एक्शन लिया गया? क्या बवाल करने वालों पर, उपद्रव करने वालों पर पुलिस सख्त दिखाई दे रही है? किस तरह का एक्शन लिया जा रहा है? जी जी जी, पुलिस ने 26 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है और लोगों को ढूंढा जा रहा है जो इसमें उपद्रव में, बवाल में शामिल थे। उनकी शिनाख्त करके उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पूरे बवाल और हम देख पा रहे हैं जो आगजनी भी हुई है, कई जगहों पर आग लगा दी उपद्रवियों ने। ऐसे में किसी की कोई जनहानि तो नहीं हुई, किसी को कोई चोट तो नहीं आई है? इस सब को लेकर कोई जानकारी आपके पास? पुलिस के कुछ जवान घायल हुए हैं। हाँ, और नुकसान का कोई अंदाजा नहीं बता सकते जब तक कि प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरह से वो नहीं हो जाता कि नुकसान कितना हुआ है। आम जनता का, सरकार का जो भी नुकसान हुआ, ये दंगा बंद होने के बाद, खत्म होने के बाद, काबू होने के बाद ही पता चल जाएगा कि प्रशासन का कितना नुकसान हुआ। फिलहाल शांति व्यवस्था बहाल रहे, सबको लेकर प्रशासन ने क्या किया? बताया तो ये भी जरा कि लगभग 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जी 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 जी, कल तक का आंकड़ा 26 था। आज भी गिरफ्तारियां हुई हैं जो 50 के ऊपर तक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो यह अहम खबर आपको बता दें, धार्मिक जुलूस पर पत्थरबाजी हुई, बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि लगभग 8 पुलिसकर्मी तक इसमें जख्मी हो गए हैं, जबकि लगभग 50 अन्य लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और मोदी सरकार के 9 साल होने पर विशेष अभियान, देश भर में बीजेपी चलाएगी विशेष संपर्क अभियान। 30 मई से 30 जून तक विशेष संपर्क अभियान चलाया जाएगा और देश के हर लोकसभा क्षेत्र में घर घर जाएगी बीजेपी। इस वक्त की बड़ी खबर, लाभार्थियों, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से संवाद कार्यक्रम होगा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और भाजपा के सभी सांसदों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पीएम और बीजेपी के आला नेता कई रैली भी करेंगे। 30 मई से लेकर 30 जून तक की बात सामने आई है। देश के हर लोकसभा क्षेत्र में घर घर जाएगी भारतीय जनता पार्टी। तो घर घर जाएगी भारतीय जनता पार्टी, देश के हर लोकसभा क्षेत्र में घर घर जाएगी। अहम खबर आपको बता दें। और लाभार्थियों, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से संवाद का कार्यक्रम करेंगे। और भाजपा के सभी सांसदों को निर्देश भी जारी किए गए हैं। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पीएम और बीजेपी के आला नेता कई रैली भी करेंगे। और मोदी सरकार के 9 साल होने पर विशेष अभियान की बात सामने आई है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, देश भर में बीजेपी विशेष संपर्क अभियान चलाएगी।
हमारे साथ में प्रवीण कुमार जुड़ चुके हैं। प्रवीण, 9 साल पूरे होने पर ये बड़ा संपर्क अभियान चला जाएगा। माफ कीजिएगा, प्रवीण गुप्ता हमारे साथ में है। प्रवीण, क्या कुछ खास तैयारियां हैं और कहा यह जा रहा है कि अब बीजेपी देश के हर लोकसभा क्षेत्र में घर घर जाकर संपर्क साधेगी? जी मैं आपको बता दूं, ये आज जो केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं, इसके लिए इसको मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने ये नतीजा लिया है कि जो कम से कम 250 घरों को चुना जाएगा और उनके अंदर मोदी सरकार के बड़े आला अधिकारी, जो बड़े तबके के नेता हैं, सांसद हैं, एमएलए हैं, ये उनके घर घर जाएंगे और उनसे संपर्क साधेंगे और अपनी जो उपलब्धियां हैं वो उन्हें बताएंगे और आगे आने वाले जो कार्य हैं वो भी उनको बताने की कोशिश करेंगे। और पूरा मतलब ये लगा लीजिए कि 51 राज्यों के अंदर ये रैली निकाली जाएगी, जिसमें सभी सांसद, एमएलए और छोटे अधिकारी, निगम पार्षद वगैरह सभी मौजूद रहेंगे। और ये जो रैली जो निकाली जाएगी, ये मैं बता दूं आपको कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में आयोजित की जाएगी। और इसी के साथ साथ इसमें इस मौके पर सभी नेता उसमें उपस्थित रहेंगे। जी बिल्कुल, यानी साफ तौर पर जो संदेश है वो बिल्कुल साफ है कि घर घर की बात सुननी है कि आखिर क्या कमियां अब तक नजर आई हैं और क्या चीजें बेहतरी के साथ हो रही हैं। देश भर में ये विशेष संपर्क अभियान क्या लगता है पार्टी को और मजबूती देगा? प्रवीण जी मैं बता दूं आपको, देखिए जिस तरीके से, जिस सफलता से 9 साल पूरे किए हैं बीजेपी पार्टी ने, मोदी सरकार ने पूरे 9 साल पूरे किए हैं, और उसी तरीके से अब जो अभियान चलाया जा रहा है, जो संपर्क अभियान चलाया जाएगा, उसमें जब बड़े नेता लोगों के घर जाएंगे और घर जाने के साथ साथ उन्हें समझाएंगे, बात करेंगे, तो निकलकर सामने जो 2024 के जो चुनाव है उसमें बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। और लोग जिस तरीके से अभी कर्नाटक के चुनाव हुए और कांग्रेस वहां ज्यादा सीटों से निकल के सामने आई है, लेकिन अब उसी को देखते हुए मोदी सरकार को ये खतरा कहीं ना कहीं मंडरा रहा है कि कहीं बाकी जगहों से सीटें हमारे हाथ से चली ना जाएं, क्योंकि उनको लगता है ऐसा कि अगर हम लोगों से संपर्क नहीं साधेंगे तो हमारा हो सकता है कि आने वाले टाइम में 2024 के चुनाव में हमें हार का सामना करना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 24 की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही शुरू कर दी है और साफ तौर पर अब घर घर जाकर संपर्क साधना कहीं ना कहीं पार्टी के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि 24 का चुनाव है, 24 में लोकसभा का, और 9 साल पूरे हो चुके हैं। पूरी तैयारी के साथ बीजेपी दावा कर रही है कि हम इस बार भी वापस लौटेंगे, जबकि जो माहौल बनना शुरू हो चुका है कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के साथ, कहीं ना कहीं उसने भी चिंता बढ़ा दी है अब भारतीय जनता पार्टी की। जी मैं आपको बता दूं, साफ तौर से बीजेपी पार्टी जिस तरीके से उभर कर सामने आई थी, लोगों के काम किए थे, लोगों को अपने साथ जोड़ा था, उसी तरीके से कर्नाटक में जिस तरीके से हार का सामना बीजेपी पार्टी को करना पड़ा है, और उसी को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए मोदी सरकार ने ये रैलियों का आयोजन किया है, जिसमें सभी नेताओं को स्पेशली तौर से कहा गया है कि आप इनमें अनिवार्य, आप लोगों का इसमें रैलियों में रहना अनिवार्य है। अगर कोई भी नेता, मंत्री या पार्षद या एमएलए या सांसद उसमें नहीं रहेगा तो हो सकता है उसके ऊपर कोई कार्रवाई भी की जाए। लेकिन मोदी सरकार ने सख्त तौर से कहा है कि आपका रहना इसमें जरूरी है। और 51 राज्यों में जो रैली निकाली जा रही है उसका सीधा संपर्क है कि लोग इतने हताश हो चुके हैं, जिस तरीके से कर्नाटक में कर्नाटक के अंदर कांग्रेस ने जीत हासिल की है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं हार। बिल्कुल, यानी अब देखिए हर पार्टी अपने पूरे जोशो होश के साथ में लगी हुई है ताकि पूरा जो मजबूती है वो उसमें आ सके और सभी जो है अपनी चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी विशेष संपर्क अभियान चलाने जा रही है, देश भर में यह अभियान चलेगा और लगभग 1 महीने तक घर घर जाकर हर व्यक्ति से संपर्क साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी, क्योंकि 24 में लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए अभी से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कवायदें शुरू कर दी हैं। और एक छोटे से ब्रेक के लिए आप पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद खबरें देखिए हमारे सहयोगी यशी शुक्ला के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आपको खबर बता देते हैं अयोध्या से, जहां पर नेपाल से आई देवशिला से बनेगी रामलला की 3 मूर्तियां। आपको बता दें कि सर्वोत्तम मूर्ति की होगी प्राण प्रतिष्ठा। 16 मई को कर्नाटक से अयोध्या पहुंचेंगे कारीगर, सर्वोत्तम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अयोध्या से आपको हम ये खबर बता रहे हैं। आपको बता दें कि नेपाल से आई
देवशिला से अब बनेगी रामलला की मूर्तियां। सर्वोत्तम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 16 मई को कर्नाटक से अयोध्या पहुंचेंगे कारीगर। सर्वोत्तम मूर्ति की होगी प्राण प्रतिष्ठा। सर्वोत्तम मूर्ति की होगी प्राण प्रतिष्ठा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं अयोध्या से, नेपाल से आई देवशिला से बनाई जाएगी मूर्तियां। और आपको बता दें कि कर्नाटक से कारीगर आएंगे जो इन देवशिलाओं से मूर्ति बनाएंगे। बता दें कि रामलला के बाल स्वरूप की मूर्तियां बनेंगी और उसको लेकर तैयारियां जो है वो लगातार की जा रही है। माना जा रहा है कि 2024 तक पूरा मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। सोलह मई को कर्नाटक से अयोध्या पहुंचेंगे कारीगर। सर्वोत्तम मूर्ति की होगी प्राण प्रतिष्ठा। बता दें कि मूर्तियों को बनाने के लिए कर्नाटक से कारीगर अयोध्या पहुंचेंगे। 16 मई को पहुंचेंगे अयोध्या। रामलला की मूर्तियां बनेंगी। सर्वोत्तम मूर्ति की होगी प्राण प्रतिष्ठा। सर्वोत्तम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सर्वोत्तम मूर्ति की जाएगी प्राण प्रतिष्ठा। सर्वोत्तम मूर्ति की होगी प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या से खबर, नेपाल से आई देवशिला की बनेंगी मूर्तियां। 16 मई को कर्नाटक से अयोध्या पहुंचेंगे कारीगर। सर्वोत्तम मूर्ति की होगी प्राण प्रतिष्ठा। सोलह मई को कर्नाटक से अयोध्या पहुंचेंगे कारीगर और जो सर्वोत्तम मूर्तियां होंगी उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। सर्वोत्तम मूर्ति की होगी प्राण प्रतिष्ठा। सोलह मई को कर्नाटक से अयोध्या पहुंचेंगे कारीगर। 16 मई को कर्नाटक से अयोध्या पहुंचेंगे कारीगर।
खबर गोरखपुर से है, जहां पर योगी आदित्यनाथ दौरे पर हैं। आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में श्रीमद् भगवत कथा शुभारंभ के अवसर पर सोमवार सुबह मानसरोवर मंदिर अंधियारी बाग में गोरक्ष पीठाधीश्वर व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रुद्राभिषेक करते नजर आए। उनके बाग उनके नेतृत्व व मार्गदर्शन में श्रीमद् भगवत कथा की भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में रथ पर सभी 9 नवीन देव विग्रहों की रथ यात्रा निकाली गई। भक्ति भाव से सराबोर कलश यात्रा रथ यात्रा गोरखनाथ मंदिर की यज्ञशाला पर समाप्त हुई। श्रीमद्भगवत महापुराण पोथी को कथास्थल महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में वैदिक विधि विधान से प्रतिष्ठित किया गया। यह कथा का विधिवत शुभारंभ अपराह्न 3 बजे मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में होगा। कथा का रसपान प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से सायंकाल 6 बजे तक किया जा सकेगा। योगी कमलनाथ ने बताया कि देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठानिक कार्यक्रमों की श्रृंखला 15 से 21 मई तक श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन भी गोरखनाथ मंदिर की यज्ञशाला में होगा। और यह तस्वीर आपको दिखा रहा है जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको रुद्राभिषेक और पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि भगवत कथा का आयोजन किया गया है। कलश यात्रा की तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रुद्राभिषेक करते नजर आ रहे हैं और मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना भी की है। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं गोरक्षनाथ मंदिर के, और यहाँ पर वो पूजा अर्चना करते हुए भी आपको नजर आ रहे हैं। कलश यात्रा निकाली गई। श्रीमद् भगवत कथा का आरंभ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर पूजा अर्चना की। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ रामशंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामशंकर जी, क्या कुछ जानकारी है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। यहाँ पर कलश यात्रा श्रीमद् भगवत कथा का आरंभ जो है वो किया गया है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर हैं और वो मंदिर में जनता दरबार सुबह लगाए थे और जनता दरबार से जब फ्री हुए तो वो श्रीमद् भागवत कथा शुभारंभ के अवसर पर जो मानसरोवर मंदिर में जिसका रुद्राभिषेक तकरीबन 1 घंटा की और जो कलश यात्रा निकाली गई थी जिसमें 9 नवीन देव विग्रहों की रथ यात्रा में शामिल किया गया, उसमें भी शामिल हुए। और आपको बता दें कि ये गोरखनाथ मंदिर की यज्ञशाला में ले जाकर समापन किया गया, जहां मूर्तियों को जो है स्थापित किया गया। और यहाँ पर तकरीबन जो आज से लक्ष्मी नारायण महायोग का आयोजन किया गया है वो 21 मई तक यहाँ लगातार चलता रहेगा। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें यहाँ पर तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कब तक रहने वाले हैं? उनके दौरे को लेकर क्या किसी तरीके का कोई अपडेट है अभी? देखिए, जो अभी तक का अपडेट है वो 2 दिन का अपडेट था। 2 दिवसीय दौरे पे आए थे, 2 दिवसीय यानी आज और कल। तो संभवतः मुख्यमंत्री आज शाम तक लखनऊ के लिए रवाना हो सकते हैं और अभी 2 दिवसीय दौरे पे थे। कल चूंकि नगर निकाय चुनाव का परिणाम आया था तो उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सुबह जनता दरबार के बाद जो भी जीते हुए प्रत्याशी थे, चाहे वो मेयर थे चाहे पार्षद थे, उनके साथ एक बैठक किए। बैठक में लोगों को दिशा निर्देश दिए और आगे की कार्यकारिणी को कैसे चलाया जाए इस पर भी चर्चा की गई थी। और निश्चित तौर से मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दौरे पे हैं और संभवतः अभी जो हम लोग के पास जानकारी है उसमें 2 दिवसीय हो सकता है, ये आगे भी बढ़ जाए या फिर आज शाम तक मुख्यमंत्री वापस लखनऊ लौट जाएं। जी बिल्कुल, अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो ये कार्यक्रम कब तक चलेगा और इसका समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे क्या?
जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर से मुख्यमंत्री समापन कार्यक्रम में जरूर शामिल होंगे और ये कार्यक्रम जो है तकरीबन आज से शुरू हुआ है और 21 मई तक लगातार चलता रहेगा और इसमें जो भी पूजा पाठ होना है वो समय से होगा। ये प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 12 बजे तक होगा और अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक अलग अलग धार्मिक अनुष्ठान होंगे। यज्ञाचार्य की भूमिका का निर्वहन यहाँ मंदिर के मुख्य पुरोहित पंडित रामानुज त्रिपाठी जी जो वैदिक जी हैं वो करेंगे और ये लगातार जो है 21 तारीख तक चलता रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर 2 दिवसीय दौरे पर थे और अब आपको बता दें कि आज वो संभवतः लखनऊ के लिए रवाना हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने रुद्राभिषेक किया, मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जनता दरबार भी लगाया गया था, जहाँ पर उन्होंने जनता की समस्याओं को भी सुना। और अयोध्या से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर नेपाल से आई देवशिला से बनेंगी रामलला की 3 मूर्तियां। नेपाल से आई देवशिला से बनेंगी रामलला की 3 मूर्तियां। नेपाल से आए कारीगर आपको बता दें कि ये मूर्तियां बनाएंगे। 16 मई को, माफ कीजिएगा, कर्नाटक से ये कारीगर आने वाले हैं और ये मूर्तियां बना ली जाएंगी। नेपाल से आए देवशिला से बनेंगी 3 मूर्तियां। सर्वोत्तम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 16 मई को कर्नाटक से अयोध्या पहुंचेंगे कारीगर। सर्वोत्तम मूर्ति की होगी प्राण प्रतिष्ठा। कर्नाटक से कारीगर पहुंचेंगे 16 मई को अयोध्या। कर्नाटक के कारीगर आपको बता दें कि रामलला की मूर्तियां बनाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह जी, क्या कुछ जानकारी है? नेपाल से जो देवशिला आई थी, अब उनकी मूर्तियां बनेंगी। कर्नाटक से कारीगर आएंगे जो ये 3 मूर्तियां बनाएंगे और जो सर्वोच्च होगी उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? अभी राम मंदिर में क्या कुछ काम चल रहा है? साथ ही साथ मूर्तियों को लेकर भी क्या कुछ अपडेट है? जो राम मंदिर के लिए जो पत्थर मंगाए गए हैं वो लगभग 5 राज्यों, कर्नाटक से भी मंगाए गए हैं, नेपाल से भी मंगाए गए हैं। जिसकी का नाम प्रतिमा सबसे बढ़िया निकलेगी उसी की होगी और लगभग 5 वर्ष की प्रतिमा बढ़िया जो स्थापित हो रहा है 5 वर्ष की प्रतिमा स्थापित होगी। और जो मूर्तियां, छोटी छोटी मूर्तियां बन रही है, जैसे श्री राम के बाल्यकाल से लेकर के वयस्क काल तक पूरी प्रतिमाएं लगाई जाएंगी, जगह जगह पर लगाई जाएंगी। मतलब पूरा जो है रामायण में जितने पार्ट हैं लगभग जन्म से लेकर के राम जी के, और वो पूरे चीज दिखाई जाएगी। जी, कितने कारीगर जो हैं वो लग रहे हैं? कहाँ से कारीगर आए हुए हैं? साथ ही साथ अब और कौन कौन से भगवान की मूर्ति जो है वो बनेगी यहाँ पर? नहीं, केवल भगवान राम की मूर्तियां जो बनाई जाएंगी। बाल अवस्था से लेकर जन्म से लेकर के जितनी मूर्तियां सब बनाई जा रही है, जो कर्नाटक से और राजस्थान से जितने भी कारीगर आए हुए हैं वो बना रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 16 मई को भी कुछ कारीगर आएंगे और वो मूर्तियां बनाएंगे। इसको लेकर क्या अपडेट है? हाँ, जो नए कारीगर आ रहे हैं 16 मार्च को, वो भी बनाएंगे। अलग अलग जो कारीगर अपनी मूर्तियां बनाएंगे, जो मूर्तियां बढ़िया होगी उसी की प्राण प्रतिष्ठा होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि नेपाल से आई देवशिला से बनेंगी रामलला की 3 मूर्तियां। सर्वोत्तम मूर्ति की होगी प्राण प्रतिष्ठा। 16 मई को कर्नाटक से अयोध्या पहुंचेंगे कारीगर। सोलह मई को कर्नाटक से अयोध्या पहुंचेंगे कारीगर। सर्वोत्तम मूर्ति की होगी प्राण प्रतिष्ठा। 16 मई को कर्नाटक से अयोध्या पहुंचेंगे कारीगर। सर्वोत्तम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी।
बलौदा बाजार हाईवे में भीषण सड़क हादसा हुआ, 6 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि 5 महिला, 1 मासूम की हुई मौत। बलौदा बाजार से खबर, जहां पर 1 मासूम की मौत, 5 महिलाओं की मौत। छठी कार्यक्रम से वापस लौट रहे सभी ट्रक की टक्कर से 25 लोग बुरी तरीके से घायल हुए। रायपुर बलौदा बाजार नेशनल हाईवे में हुआ हादसा, घायलों को जिला चिकित्सालय बलौदा बाजार भेजा गया है। परारी थाने के गोड़ा पुलिया के पास हुआ हादसा। रायपुर बलौदा बाजार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पलारी थाने के गोला पुलिया पक के पास हुआ हादसा, हाईवे में भीषण सड़क हादसा हुआ। बलौदा बाजार से खबर, 5 महिलाओं की मौत हो गई है और 1 मासूम बच्चे की हुई मौत। छठी कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे सभी लोग। ट्रक की टक्कर से 25 लोग बुरी तरीके से हुए घायल, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रायपुर बलौदा बाजार नेशनल हाईवे में हुआ हादसा। बलौदा बाजार में हुआ भीषण सड़क हादसा, जहां पर आपको बता दें कि 5 महिलाओं की मौत हो गई है और 1 मासूम की हुई मौत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बलौदा बाजार से, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रक की टक्कर से 5 लोग बुरी तरह से हुए घायल। ट्रक की टक्कर से 25 लोग बुरी तरीके से हुए घायल। रायपुर बलौदा बाजार नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। कहाँ जाता है तुमन? 25 लोग बुरी तरीके से घायल हुए हैं और आपको बता दें कि 5 महिलाओं की मौत हो गई है, तो वहीं 1 मासूम बच्चे की भी मौत हो गई है। 6 लोगों की मौत, 5 महिलाओं की मौत हुई, जिसमें और 1 मासूम बच्चे की भी मौत हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बलौदा बाजार में हुआ भीषण सड़क हादसा, जिसमें 25 लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए। 6 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 5 महिला और 1 मासूम शामिल हैं। बलौदा बाजार से खबर, हाईवे में हुआ भीषण सड़क हादसा, छठी कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे लोग। 6 लोगों की मौत, 5 महिला, 1 मासूम की मौत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं,
6 लोगों की मौत, 5 महिला, 1 मासूम की भी मौत हुई। छठे कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे सभी। छठे कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे सभी। ट्रक की टक्कर से बुरी तरीके से 25 लोग हुए जख्मी, तो वहीं 6 लोगों की मौत हो गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आनंद बाकड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे हादसे को लेकर? आनंद, आवाज आ रही है आपको? आनंद तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपको बता दें कि इस भीषण हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। 25 लोग बुरी तरीके से इस पे जख्मी हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आनंद बाकड़े एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या कुछ जानकारी है हादसे को लेकर? आनंद की आवाज अब तक नहीं पहुंच पा रही है। रायपुर के बलौदाबाजार नेशनल हाईवे में हुआ था हादसा, जहां पर 25 लोग बुरी तरीके से हुए घायल। पच्चीस लोग बुरी तरीके से घायल हुए। घायलों को जिला चिकित्सालय बलौदाबाजार भेजा गया। पलाड़ी थाने के पुलिया के पास हुआ हादसा। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।